वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखिए ऑप्टिक्स का हम लोग पार्ट 21 बात करने वाले हैं। 20 पार्ट इसका बन चुका है, आज 21वां पॉइंट बना रहा है ऑप्टिक्स का। इससे पहले आपका 11th का भी वीडियो कुछ बना हुआ है चैप्टर का, आप ये पढ़ सकते हो। जो 10th परीक्षा दे करके जिसका रिजल्ट आया है, घर बैठे आप पढ़ सकते हो। तो हम लोग आज बात करते हैं। इससे पहले जो है हम लोग बात किए थे माइक्रोस्कोप का, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप में इसका हिंदी आप लोग जानते होंगे, टेलीस्कोप माने दूरबीन। दूरबीन का मतलब आपको पता होगा कि दूरबीन एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग कोई भी बहुत दूर ऑब्जेक्ट को नजदीक में देखने का उपयोग करते हैं। उसको जैसे बहुत दूर में ऑब्जेक्ट हम लोग नजदीक में देखना चाहते हैं तो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब टेलीस्कोप में बहुत सा टेलीस्कोप पढ़ना है हम लोग को। जो मेनली डायग्राम आपको जो दिख रहा है बोर्ड पर, वो हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। मेनली यही पढ़ना है 12th बोर्ड में, जो एग्जाम में पूछता है 5 मार्क्स में, वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पूछता है। इसलिए हम लोग इसी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि यदि कोई एक टेलीस्कोप हो और उसका मैग्निफिकेशन m हो, तो जो इमेज बनेगा बहुत दूर ऑब्जेक्ट का नजदीक लाकर बनाएगा, वह 1/m टाइम्स होगा। मतलब उसका जितना m होगा, मतलब m करने मतलब जिसका मान लीजिए इसका मैग्निफिकेशन कुछ है, ठीक है। पूरा टेलीस्कोप का कुछ मैग्निफिकेशन होगा m मान रहा मतलब कुछ भी वैल्यू होगा। जैसे मान लेंगे 2, 4, 5 कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, उसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो कुछ भी होगा तो उसको 1 करके जितना हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स पर। तो टेलीस्कोप हम लोग देखिए कितने टाइप का बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब खगोलीय दूरबीन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप। हालांकि ये सब बोर्ड के लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। कैसेग्रेन टेलीस्कोप को हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस टेलीस्कोप। इसके बाद एक और है रैम्सडेन टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का खोज केपलर साहब ने किए। केपलर का नाम सुने होंगे। गैलीलियो टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जो पूछता है उस पर ज्यादा बात करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा हम लोग डिफिनेशन ये सब के बारे में पढ़ लेंगे केवल, ठीक ना। जैसे हम लोग थोड़ा सा इस पर बात कर रहे थे रैम्सडेन टेलीस्कोप पर। तो रैम्सडेन टेलीस्कोप साइंटिस्ट के नाम पर ही है। तो ध्यान रहे कि जैसे माने कि हम दो को लिए हैं यहाँ पे लेंस, जो भी टेलीस्कोप हम छापे हुए हैं यहाँ, तो 2 को लेंस लगा हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव लेंस नाम है, दूसरा आईपीस लेंस। ऐसे भी पहले इसके बारे में हम बता चुके हैं कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का कुछ होगा फोकल लेंथ और कुछ होगा आईपीस लेंस का। ऐसे बड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा साफ वीडियो में यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका फोकल लेंथ अभी ज्यादा है और इसका फोकल लेंथ कम है। ये हम उस लेंस के टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ाने की बात हो। चलिए हम लोग टू द पॉइंट हम लोग आते हैं रैम्सडेन टेलीस्कोप की बात करने जा रहे थे। तो ये जो टेलीस्कोप में होता है वो दोनों का फोकल लेंथ सेम होता है। जैसे मान लें कि इसका फोकल लेंथ f है तो इसका ही फोकल लेंथ f होगा, और दोनों का बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो 2f होना चाहिए। मतलब जितना भी फोकल लेंथ होगा उसका दुगना फोकल लेंथ होना चाहिए दोनों के बीच का सेपरेशन। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि रैम्सडेन टेलीस्कोप किसे कहेंगे। तो ऐसा टेलीस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव तथा आईपीस लेंस का फोकल लेंथ सेम हो तथा इसके बीच का दूरी फोकल लेंथ के दुगना हो। क्लियर? इसका उपयोग फिजिक्स लैब में किया जाता है रैम्सडेन टेलीस्कोप को, इसलिए पहले इस पर हम बात की क्योंकि फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइगेंस टेलीस्कोप। तो वैसा टेलीस्कोप जिसमें एक का फोकल लेंथ f हो तो दूसरा का फोकल लेंथ 3f हो। कहने का मतलब हम लोग जनरली यूज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ कुछ हो, जैसे 3f उसका मानिए क्योंकि बड़ा यहाँ पे भी है और यहाँ क्या चाहिए छोटा, तो एक बड़ा होगा एक छोटा, मतलब 3f हो एक f होगा और दोनों के बीच का सेपरेशन 2f हो, तो उसको हम लोग हाइगेंस टेलीस्कोप कहेंगे। डिफिनेशन आप आराम से लिख सकते हो। क्या समझे हाइगेंस टेलीस्कोप का? फिर से सुनिए कि जब इसका फोकल लेंथ 3f हो और इसका फोकल लेंथ f हो
और दोनों का बीच का सेपरेशन 2f हो तो हम लोग उसको हाइगेंस टेलीस्कोप कहेंगे। रैमजन टेलीस्कोप पे क्या होता है कि दोनों का फोकल लेंथ f हो और दोनों का बीच का डिस्टेंस 2f हो। f का नहीं मतलब कुछ भी वैल्यू होगा, f मतलब फोकल लेंथ को हम लोग f से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कैसेग्रेन टेलीस्कोप पर बात करते हैं। कैसेग्रेन टेलीस्कोप किसको बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह पर कॉनकेव लेंस का उपयोग कर दिया जाए, मेनली कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस का जब उपयोग किया जाता है तो उसको हम लोग जो टेलीस्कोप का निर्माण होगा इसको हम लोग कैसेग्रेन टेलीस्कोप कहेंगे। तो बोलो इसकी तरह यूज होगा अगर जो मिरर, तो फिर लेंस कैसे काम करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, यदि इस लेंस पर कोई एक कीड़ा मकोड़ा बैठ जाए, कीड़ा मकोड़ा मतलब समझ लो कोई पेपर वगैरह से ढक दिए तो इमेज सेम बनेगा वैसा ही, लेकिन इंटेंसिटी केवल कम होगा, ब्राइटनेस कम होगा। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। क्लियर। तो हम लोग बात किए कैसेग्रेन टेलीस्कोप के बारे में। तो कैसेग्रेन टेलीस्कोप क्या है बोल सकते हो। कैसेग्रेन टेलीस्कोप के लिए पावर, रिजॉल्विंग लिमिट जो होता है रिजॉल्विंग पावर, और रिजॉल्विंग पावर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1.22 लेमडा बाई डी। डी जो है वो डायमीटर है लेंस का, जिससे लेंस एक बचा हुआ है तो इसका डायमीटर कितना होगा हम लोग को यहाँ यूज करना है। लेमडा तो आप समझ रहे हो कि वेवलेंथ है, 1.22 कांस्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए फॉर्मूला पर बात कर दिए केवल। ठीक है, प्रूफ वगैरह का हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग को मेनली पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सीरियस रहिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, भागिए नहीं, बढ़िया ध्यान से देखिए पूरा वीडियो को। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है तो वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। यदि टेलीस्कोप में लेंस का मैग्निफिकेशन m हो तो उसका ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन होगा वह 1/m टाइम्स होगा, मतलब इतना गुना होगा। इसके बाद हम लोग बात किए रैम्सडेन टेलीस्कोप का। तो वैसा टेलीस्कोप जिसमें दोनों लेंस का फोकल लेंथ सेम हो और दोनों को बीच का दूरी 2f हो, मतलब उससे दुगना हो, तो उसको हम लोग रैम्सडेन टेलीस्कोप कहते हैं। इसका उपयोग फिजिक्स लैब में किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात किया हाइगेंस टेलीस्कोप। तो वैसा टेलीस्कोप जिसमें एक का फोकल लेंथ यदि f हो तो दूसरा का फोकल लेंथ 3f हो और उसके बीच का डिस्टेंस 2f हो, तो उसको हम लोग हाइगेंस टेलीस्कोप कहते हैं। इसका उपयोग बायोलॉजिकल लैब में किया था। उसके बाद बताया कैसेग्रेन टेलीस्कोप, वैसा टेलीस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस के दो जगह पर एक मिरर का उपयोग किया जाता है, मेनली कॉनकेव मिरर का, तो उसको हम लोग कैसेग्रेन टेलीस्कोप कहते हैं। क्लियर। इसका उपयोग जनरली हम लोग एस्ट्रोनॉमी में किया था, मतलब खगोल वैज्ञानिक लोग इसका यूज करते हैं, बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट को भी देखने में लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मेनली यही पूछता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो वैसा टेलीस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा हो और आई पीस का फोकल लेंथ कम हो। यानी कि यहां से हम लोग जान गए कि एफ ओ जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ ई का। एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। क्लियर। और ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस इस प्रकार से ऐसे रखे हुए हैं तो देख रहे हैं किधर से, इधर से। इधर जो है ऑब्जर्वर है। ध्यान दीजिए, डायग्राम हम कैसे बना वो समझिए फिर थोड़ा सा। जब भी हम लोग टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं तो बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम मान लिए कि बहुत दूर है, बहुत दूर में ऑब्जेक्ट, तो बहुत दूर में रहता है, इसको मतलब इनफाइनाइट पर मानते हैं। इनफाइनाइट को कोई देखा नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है। अब बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उससे जितनी लाइट आती है सब पैरेलल हो जाती है। ये हम लोग का रूल है, हम लोग पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो लाइट रे पैरेलल आना, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसको लाइट रे पैरेलल आती है।
तो दो लाइटें लाए, एक पोल से लाए, तो हम लोग जानते हैं कि जब लेंस के पोल से भेजते हैं लाइट को तो अनडिविएटेड पास कर जाती है, मतलब वह कहीं मुड़ने की संभावना में नहीं है, मतलब सीधे सीधे पास कर जाएगी। एक और पैरेलल आ गई, तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का काम है इसको कन्वर्जिंग करना, तो ये कन्वर्ज करके एक जगह कैंसिल कर दिया, मतलब काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो जहां पे हम लोग जानते हैं कि परावर्तन या अपवर्तन हो, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो, और जहां पे इंटरसेक्ट कर जाए उस जगह पे हम लोग बोलते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए, इमेज का फॉर्मेशन हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। यहाँ ये है जिसका हम लोग हाइट h मान चुके, मान सकते x मानिए, y मानिए, z मानिए, फलान ढेकान कुछ मानिए, हम मान लिए h मान लिए इसका है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिस एंगल को हम लोग थीटा नॉट से डिनोट किए। ध्यान दीजिएगा थीटा नॉट कहाँ है, यहाँ पे। अगर जो नहीं भी दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख लेना अगल बगल में, ठीक है। तो थीटा नॉट है, मान लीजिए कि डायग्राम में दिखाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम बता दे रहे हैं कि थीटा नॉट को ऐसे डिनोट कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखें कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बना, वह इमेज आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। अब जैसा ही ऑब्जेक्ट के जैसा ही बिहेव करना शुरू करेगा, तब क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर इससे लाइट आएगी इस लेंस पर, मतलब आईपीस लेंस पर, और इसके द्वारा इमेज बनाना चाहेगा ये लेंस, आईपीस लेंस। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि धीरे धीरे और फैलते जा रहा है, यानी कि रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, कहीं रियल में कट नहीं रहा। तो हम लोग कंसीडर किए हैं, जूम किए कुछ इस तरीका का कि इधर जाके पीछे कट गया, तो फाइनल इमेज ऐसा बना, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बना, बड़ा इमेज बना, किसके द्वारा, आईपीस के द्वारा। यानी फाइनली अगर जो कहे कि इमेज कैसा बनता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा, तो हम लोग बोले हैं कि वर्चुअल बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से तो बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बना उससे जरूर बड़ा है, और इसके अनुसार से सीधा है, क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन के लिए, मतलब मैग्नीफाइंग पावर हम लोग इसका निकाला जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू कितना होगा, तो यहां से एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो आर्क कितना हो गया h, और रेडियस यहां से यहां डिस्टेंस हो गया FO लिख सकते हैं। अच्छा, FO हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि ऑब्जेक्ट बहुत दूर में हो, मतलब इनफाइनाइट पर हो, तो उसका इमेज फोकस पर बनता, तो फोकस दूरी डिस्टेंस हो गई, तो VO की जगह पर FO लिख दिए। एंड थीटा, तो थीटा की जगह पर यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, मतलब h बाई UE। अच्छा देखिए, थीटा के फॉर्म में है, तो एक बात हम बताए थे कि मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो मैग्निफिकेशन में यदि हाइट यूज करना है इमेज का और ऑब्जेक्ट का, तो हाइट वाला यूज करेंगे, इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। यदि डिस्टेंस यूज करना है तो इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यदि एंगल का यूज करेंगे तो इमेज का जो एंगल हुआ उसको बटा ऑब्जेक्ट का एंगल। तो ध्यान दीजिए कि मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, क्योंकि मेनली हम लोग मैग्नीफाइंग पावर पर ही बात करना, बात रहे लिखने की तो सब आराम से आप थ्योरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि टू डबल कॉन्वेक्स लेंसेस आर कोएक्सियली सेपरेटेड इन द ट्यूब focal length FO and FE, where FO is the focal length of objective lens and FE is the focal length of the eyepiece lens, and where FO is greater than FE, FO की वैल्यू भी ज्यादा है FE से। और हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं कि ये भी बोल सकते हैं, इसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस बिहेव्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द eyepiece lens, which image is virtual, erect and large in size। तो यहां पे हो जाएगा m इक्वल टू थीटा बाई थीटा नॉट, मतलब इमेज का हो गई थीटा यहाँ पे है, h बाई UE बाई h बाई FO, तो h कैंसिल हो गया तो FO बाई UE, क्लियर। ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर जो माइनस यूज करते हैं
तो यहाँ पे माइनस यूज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। एम इक्वल टू एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम लोग केस जानते हैं, पिछला वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि मैग्निफिकेशन बता रहे थे, मैग्नीफाइंग पावर जब माइक्रोस्कोप में, तो दो केस बनाए थे कि यदि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज जो बनता हो बहुत दूर पर बनता हो, तो बहुत दूर पर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत दूर पर जब इमेज बनेगा तो आर्क पर तनाव कम होगा, यानी आई अंडर मिनिमम टेंशन। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि बहुत दूर तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वी ई माने आई पीस के द्वारा जो इमेज डिस्टेंस हुआ वो इनफाइनाइट होगा व्हेन यू इक्वल टू एफ ई। थोड़ा डाउट अगर जो इसमें है तो क्लियर कर लीजिए, थोड़ा ध्यान दे करके। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v की जगह पर इनफाइनाइट रख दी, माइनस u 1/f। तो 1/f इक्वल टू 0 माइनस 1/u 1/f। f ही नहीं करके f है ना, तो f अगर रहते हैं तो हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए क्या लिख दिए कि u का जो वैल्यू होगा वो f के इक्वल होगा, माइनस में होगा। माइनस तो इसका नेचर बता रहा है ना, तो नेचर में हम लोग लिख सकते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं केस फर्स्ट वाला में, केस फर्स्ट में इफ इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और आई अंडर मिनिमम टेंशन, दैट इज v इक्वल टू इंफिनिटी व्हेन u इज f। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब f पर हो, फोकस पर हो, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से नाउ m इक्वल टू एफ ओ बाई यू ई, माइनस में है तो m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू ई की इक्वल टू एफ ही है। क्लियर? तो केस फर्स्ट हम लोग निकालें। यदि ये जब कब बताए, एक फॉर्मूला तभी लागू होगा जब लिख देगा क्वेश्चन में कि यदि इमेज बहुत दूर बना हो, तो बताइए कि मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, तो दोनों का फोकल लेंथ जानेंगे, तुरंत रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड केस हम लोग बात करते हैं, यदि इमेज जो बनता हो फाइनल वो नियर पॉइंट पर बनता हो, अर्थात डिस्टेंस हम लोग मान चुके d है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से केस सेकेंड में ये इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट और आई अंडर मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम स्ट्रेच। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नजदीक में कितना पर बनेगा, तो d डिस्टेंस पर माइनस लिख देंगे। क्लियर? आप लोग समझ सकते हैं साइन कन्वेंशन से कि लेंस के बाएं तरफ है तो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस है। अच्छा, यू ई जानना, ई के रूप में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फाइनल इमेज आई पीस के द्वारा बना, इसीलिए ई लिख रहे हैं। ना 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, बस अब फॉर्मूला पर रख देंगे। आई पीस है तो ई लगा दिए, तो 1/d माइनस 1/e 1/f। जैसा पिछला भी बताए थे ऐसे नहीं, तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे। वाह, ये हो गया इस टाइप का। माइनस को हम लोग इसलिए रख रहे हैं ना क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, ये सभी ध्यान में रखना पड़ेगा। एफ ई प्लस डी, यू इक्वल टू एफ ई इंटू डी बाई एफ ई प्लस डी, माइनस में वेयर नेगेटिव साइन केवल इंडिकेट करता है इसका नेचर। हेंस मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, मेन फार्मूला था तुरंत बताएं कि यहाँ से हम लोग ऐसे लिखे थे H/FO। फॉर्मूला याद रखना संभव नहीं, इसलिए याद रखना जरूरी नहीं। FO/UV था, FO/UV माइनस में था, FO/U की जगह पर क्या लिख सकते हैं, FE इंटू D बाई FE प्लस D
माइनस यहाँ है, नेचर बता रहा है यहाँ, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे एफ ओ बाई एफ ई माइनस में, और ये हो गया ऊपर गया तो एफ ई प्लस डी बाई डी। फाइनल इसको अगर जो करते हैं तो एफ ओ बाई एफ ई और डी बाई डी कैंसिल होकर 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये फार्मूला है एम इक्वल टू, ये फार्मूला तब लागू होगा जब इमेज कहाँ बना हो तो नियर पॉइंट पर, यानी कि आंख पर तनाव ज्यादा होगा। जैसे नजदीक में रखेंगे तो आंख पर तनाव ज्यादा होता है, इसीलिए टीवी मोबाइल वगैरह हम लोग दूर से देखने के लिए कहते हैं किसी को, या देखते हैं। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट हम लोग अब ये जो हुआ कंप्लीट, इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ लाइट एक चैप्टर बचा हुआ है ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में इतना 21 पार्ट बना चुके, लेकिन तब भी एक चैप्टर बचा हुआ है, उसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है 5 मार्क्स में हाइगेंस का नियम, हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी। इसके बाद पढ़ना है यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट, 5 नंबर में पूछता है इस दोनों क्वेश्चन को। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी है। ऐसा हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी का एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी लिख करके मेरा वीडियो पर चैनल पर सर्च कर सकते हैं, तो हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी का 5 मार्क्स वाला मिल जाएगा। और यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट है तो नेक्स्ट वीडियो में हम तैयार करेंगे। अभी थोड़ा टीचर का मीटिंग है, इसलिए बार बार टीचर मीटिंग में परेशान रह रहे हैं, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। ऐसे हम चाहते हैं कि पूरा चैप्टर का वीडियो कंप्लीट रहता तो ठीक रहता, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोचिंग खुलवाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस केवल कोचिंग में ही नहीं है। चलिए आप लोग भी प्रयास कीजिए सरकार से, ताकि हम क्लास ले सके आप लोग को, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए क्वेश्चन उठ रहा हो बना नहीं पा रहे होंगे। तब चलिए कोई बात नहीं, जितना भी हो रहा है अब पढ़िए। थैंक यू।